गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चट्टानों की बात की थी। वहाँ हमने चट्टानों की परिभाषा देखी थी, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं और विभिन्न प्रकार की चट्टानों के उदाहरण देखे थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करते हैं। आज हम यहाँ 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो मृदा उत्पादक खनिज पदार्थ, एक देखेंगे हम चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार से होता है, और एक देखेंगे हम चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मृदा उत्पादक खनिज पदार्थों की। देखो, जब चट्टानों का विघटन होता है, चट्टानें टूटती हैं, तो खनिज का निर्माण होता है, खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। खनिज पदार्थ अकार्बनिक होते हैं। देखो बच्चों, 2 तरह के यौगिक होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। लेकिन खनिज कैसे यौगिक हैं? अकार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है। 2 या 2 से अधिक तत्वों का जब रासायनिक संयोग होता है तो खनिज बनते हैं। खनिज किससे बने होते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनते हैं कौन? खनिज। खनिज पदार्थ में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? देखो, पहला गुण क्या होता है? खनिज पदार्थ विभिन्न रंगों के होते हैं। जैसे इनका रंग नीला भी होता है, हरा भी होता है, पीला भी होता है। विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं खनिज पदार्थों के। खनिज पदार्थों में चमक होती है, चमकते हैं ये। इनका विशेष प्रकार का आकार होता है जिसे कहते हैं रवा। ये बहुत अधिक कठोर होते हैं। जैसे हीरा बहुत ज़्यादा कठोर होता है, तो खनिज जो होते हैं वो कठोर होते हैं। कुछ खनिज पारदर्शी होते हैं, कुछ अल्प पारदर्शी होते हैं और कुछ अपारदर्शी होते हैं। समझ गए? तो ये खनिज पदार्थों के क्या थे? गुण थे जो हमें ध्यान रखने हैं। देखो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आपको विभिन्न प्रकार के खनिज दिखाई दे रहे हैं। इनके रंग भी अलग अलग हैं और इनके आकार भी अलग अलग हैं। अब हम बात करेंगे खनिजों का वर्गीकरण। खनिज उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं। पहले 2 तरह से वर्गीकरण देखेंगे हम यहाँ पर। पहला वर्गीकरण देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, यानी खनिज पदार्थ किस प्रकार बनते हैं उसके आधार पर। इस आधार पर खनिज 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक खनिज और एक होते हैं द्वितीयक खनिज। प्राथमिक खनिज क्या होते हैं? प्राथमिक खनिज का निर्माण चट्टानों के निर्माण के समय होता है। चट्टानों का निर्माण के समय द्रव पदार्थ के ठंडा होकर ठोस अवस्था में जमने से होता है। किसका निर्माण? प्राथमिक खनिजों का निर्माण। हमने पढ़ा है कि द्रव पदार्थ ठंडा होकर जब ठोस अवस्था में जम जाता है तो बनती आग्नेय चट्टानें, और उसी दौरान प्राथमिक खनिजों का भी निर्माण होता है। उस दौरान जो खनिज बनते हैं उन्हें ही कह देते हैं हम प्राथमिक खनिज। चट्टानों के निर्माण के समय जब खनिज बनते हैं तो वो कौन से खनिज होते हैं? प्राथमिक खनिज होते हैं। अब कौन कौन है प्राथमिक खनिज? जैसे क्वार्ट्ज, फेल्सपार, ये प्राथमिक खनिज होते हैं। अब बात करते हैं हम द्वितीयक खनिज की। द्वितीयक खनिज का निर्माण प्राथमिक खनिजों से ही होता है। प्राथमिक खनिज के ऊपर जलवायु संबंधी कारक जैसे ताप, जल, वायु आदि और रासायनिक संबंधी कारक जैसे ऑक्सीकरण हो जाए, अपचयन हो जाए, जल योजन, जल अपघटन आदि क्रियाएं जब हो जाती हैं तो प्राथमिक खनिज बदल जाते हैं किसमें? द्वितीयक खनिज में। समझ गए? तो प्राथमिक खनिजों पर जलवायवीय कारक और रासायनिक कारकों की जब क्रिया होती है तो बनते हैं कौन से खनिज? द्वितीयक खनिज। द्वितीयक खनिज कौन कौन से हैं? जैसे पाइराइट, जिप्सम, एपेटाइट, जियोलाइट, है ना, ये सब द्वितीयक खनिज होते हैं। क्लियर?
अब बात करते हैं हम दूसरे वर्गीकरण की, और ये वर्गीकरण किसके आधार पर है? खनिजों के रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक, रासायनिक संगठन के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब रासायनिक संगठन कैसा है उसके आधार पर देख रहे हैं हम खनिजों का वर्गीकरण। इसमें पहला है तत्व। तत्वों से बनते हैं, जैसे हीरा, गंधक, ये तत्व होते हैं। जैसे हीरा में कौन से तत्व होते हैं? कार्बन से बना होता है, सल्फर सल्फर से बना होता है, गंधक सल्फर से बना होता है, तो ये तत्व होते हैं। ऑक्साइड, जैसे क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, ये ऑक्साइड प्रकार के खनिज होते हैं। कार्बोनेट, इनमें कार्बोनेट होता है। कार्बोनेट क्या होता है? CO3-2 आयन होता है इनमें। कार्बोनेट जैसे कैल्साइट, डोलोमाइट, कैल्साइट जैसे CaCO3, डोलोमाइट CaCO3 डॉट MgCO3, तो इनमें CO3 होता है, कार्बोनेट होता है, इसलिए इनको बोलते हैं कार्बोनेट खनिज। फेल्सपार, फेल्सपार दो प्रकार के होते हैं ये, एक तो होते हैं ऑर्थोक्लेज फेल्सपार और एक होते हैं प्लेजियोक्लेज फेल्सपार। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फेल्सपार दो तरह के हैं, दोनों के नाम पता होने चाहिए सबको। इसके बाद है माइका। माइका भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मस्कोवाइट जिसको कहते हैं सफ़ेद माइका, और एक होता है बायोटाइट जिसको बोलते हैं काली माइका। सफ़ेद माइका या मस्कोवाइट के उदाहरण कौन है? पोटेशियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट। और बायोटाइट या काली माइका के उदाहरण कौन है? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन के सिलिकेट, इस प्रकार के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है एपेटाइट। एपेटाइट ये फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, एपेटाइट क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। मृदा में जो फॉस्फेट पाई जाती है उसका स्रोत कौन है? एपेटाइट ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हॉर्न ब्लेंड। हॉर्न ब्लेंड जो होते हैं ये भी सिलिकेट हैं। कौन सिलिकेट हैं? एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं। क्लियर? तो ये सभी खनिजों के प्रकार हैं किसके आधार पर? रासायनिक संगठन के आधार पर। कौन कौन से देखे हमने? तत्व, ऑक्साइड, कार्बोनेट, फेल्सपार, माइका, एपेटाइट, हॉर्न ब्लेंड। ठीक, समझ में आ गए खनिज। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम चट्टानों का अपक्षय किस तरह से होता है। अपक्षय का मतलब विखंडन, चट्टानें किस प्रकार टूटती हैं। हमने पढ़ा था कि चट्टानों के टूटने से ही मृदा का निर्माण होता है, तो चट्टानें किस प्रकार से टूटती हैं, अपक्षय किस तरह से होता है, उसकी बात करेंगे अब हम। देखो, चट्टानों का जब अपक्षय होता है तो मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है, और चट्टानों का अपक्षय 3 प्रकार से होता है, ये ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा? भौतिक अपक्षय जिसको यांत्रिक अपक्षय भी कहते हैं, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। ठीक है, तो 3 तरह से होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? भौतिक अपक्षय। देखो, भौतिक अपक्षय होता क्या है? विभिन्न भौतिक शक्तियों, भौतिक शक्तियाँ जैसे ताप, जल, बर्फ, हिमजल, इन सब को बोलते हैं भौतिक शक्तियाँ। तो विभिन्न भौतिक शक्तियों के द्वारा जो ठोस चट्टानें हैं वो टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित होने लग जाती हैं। इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं भौतिक अपक्षय। ठीक है, और इस प्रक्रिया में चट्टानों के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ये ध्यान रखेंगे। जब भौतिक अपक्षय होगा तो चट्टानों का जो रासायनिक संगठन है वो नहीं बदलता है। ठीक है, तो भौतिक अपक्षय कैसे होता है? भौतिक शक्तियों के द्वारा होता है भौतिक अपक्षय। भौतिक शक्तियों के द्वारा चट्टानें टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाती हैं, और इस अपक्षय से रासायनिक संगठन नहीं बदलता है। ये बात नोट कर लेंगे आप। अब भौतिक अपक्षय कौन कौन से कारकों के द्वारा होता है उनकी बात करते हैं हम। तो पहला कारक है इसमें तापक्रम। क्या है? तापक्रम।
देखो, हमें तापक्रम की बात करनी है। ताप बढ़ता है तो चट्टानों की ऊपरी परत धीरे धीरे गर्म होकर फैलने लग जाती है। जब बहुत तेज़ ताप हो जाता है, बहुत ज़्यादा धूप गिरती है चट्टानों के ऊपर, तो चट्टानों की जो ऊपरी परत है वो फैल जाती है। और जब ताप कम होता है, सर्दियों में जब ताप कम होता है, बर्फ़ गिरती है, तो चट्टानें वापस क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं। ये ध्यान रखना, ताप अधिक होने पर ठोस पदार्थ फैलता है और ताप कम होने पर वापस सिकुड़ता है। तो चट्टानें भी अधिक ताप पर फैल जाती हैं और जब ताप कम होता है तो वापस सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने से क्या होता है, चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर होकर के टूट जाती हैं। समझ गए? तो ताप के कारण चट्टानें टूट जाती हैं, विघटित हो जाती हैं। ये ध्यान रखेंगे। दूसरा कारक है जल। जब जल तेज गति से प्रवाहित होता है तो चट्टानों के टुकड़े टूट करके अलग हो जाते हैं। ठीक है? और ये टुकड़े जब पानी के साथ बहते हैं तो आपसी टकराव और घर्षण के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है? आप देखते होंगे जहाँ पानी बहता है पहाड़ों में, झरनों में, तो वहाँ चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखाई देते हैं, जो पानी के साथ बह करके और छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं और लास्ट तक बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। ठीक है? आपको देखो चित्र में भी दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन पर वर्षा के जल से चट्टानें टूट रही हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल रही हैं। नेक्स्ट कारक है बर्फ। चट्टानों की दरारों में फंसा जल ठंडक के कारण बर्फ के रूप में जम जाता है और इसका आयतन 9% बढ़ जाता है और आयतन बढ़ने के कारण चट्टानें टूटने लग जाती। देखो, जब बारिश का पानी चट्टानों में जब दरारें हो जाती हैं तो बारिश का पानी उनके अंदर भर जाता है और जब सर्दियां आती हैं, ठंड आती है, तो ये चट्टान के अंदर जो बारिश का पानी भरा हुआ है वो जम जाता है और वो बर्फ़ में बदल जाता है। और हमें पता है बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है जल की तुलना में, तो बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होने से चट्टानें क्या हो जाती हैं, टूटने लग जाती हैं। देखो, जल से ज़्यादा है बर्फ़ का आयतन, ये आपको पता है, नहीं पता है? देखो बच्चों, अगर हम पानी की बोतल, फुल बोतल भर लो, बिल्कुल जगह नहीं होनी चाहिए, उसको ढक्कन बंद करके फ्रीज़र में रख दो और उसको इतनी देर तक फ्रीज़र में रखे रहने दो जब तक बर्फ़ नहीं बन जाती। जब बर्फ़ बन जाएगी तो बोतल तिड़क जाएगी, टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? क्योंकि बर्फ़ बन गई और बर्फ़ बनने के कारण उसका आयतन बढ़ गया, बर्फ़ फैलेगी, अंदर से दबाव डालेगी, जिसके कारण बोतल टूट जाती है, चटक जाती है। सेम वही बात कहाँ लागू होती है? चट्टानों में भी। जब चट्टानों के अंदर भरा पानी बर्फ़ में बदल जाता है तो बर्फ़ का आयतन बढ़ने से दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने से चट्टानें क्या हो जाती हैं, तिड़क जाती हैं, टूट जाती हैं, विखंडित हो जाती हैं। जैसे आपको ये चित्र देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें देखो बर्फ़ के कारण चट्टानें क्या हो गई, टूट गई। नेक्स्ट कारक है हवा, वायु। तेज वायु अपने साथ बालू और पत्थर के छोटे छोटे कण उड़ाकर ले जाती है, जिसके फलस्वरूप चट्टानों की ऊपरी परत का कुछ अंश टूट जाता है। ठीक है ना? जब तेज वायु चलती है तो चट्टानों के ऊपर जो बालू के कण होते हैं या छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, वो वायु के साथ बह करके चले जाते हैं, दूर तक उड़ करके चले जाते हैं, जिससे चट्टानों की ऊपरी परत क्या हो जाती है, टूट जाती है। नेक्स्ट है आकाशीय बिजली का कड़कना। बिजली कड़कती है वर्षा के मौसम में, पता है ना सबको? तो जब वर्षा के मौसम में बहुत तेजी से आकाशीय बिजली कड़कती है तो चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और चट्टानें टूट करके विखंडित हो जाती हैं। नेक्स्ट है हिमजल। हिमजल, देखो हिमजल जो है, जो
पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या जहाँ बर्फ़ गिरती है, जैसे हिमालय पर क्या होता है, बर्फ़ है। अब ये बर्फ़ क्या होती रहती है, धीरे धीरे पिघलती रहती है और पिघल करके जो पानी बनता है उसको बोलते हैं हिमजल। बर्फ़ धीरे धीरे पिघल करके किस में बदलती रहती है, जल में, वो हिमजल होता है। हिमजल के कारण नदियाँ बहती हैं, जैसे गंगा नदी है, हिमजल जो बर्फ़ पिघलने के कारण तो बहती रहती है गंगा नदी हमेशा। तो हिमजल के कारण चट्टाने के टुकड़े इस हिमजल के साथ बहते रहते हैं, जिससे दाब के कारण और आपसी रगड़ के कारण ये छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो हिमजल होता है वो चट्टाने के टुकड़ों को अपने साथ बहा करके ले जाता है और ये टुकड़े आपस में रगड़ के कारण छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात। तो ये सभी कारक हैं जो चट्टानों को अपक्षय यानी विखंडित कर देते हैं। कौन से कारक हैं, सारे के सारे ये भौतिक कारक। कौन कौन से भौतिक कारक पढ़े हमने? पहला देखा हमने तापक्रम, दूसरा देखा वर्षा जल, तीसरा देखा हमने वायु, चौथा देखा हमने बर्फ, ठीक है, पांचवा देखा हमने आकाशीय बिजली और छठा देखा हमने हिमजल। ये ध्यान रखने हैं, सबको याद होने चाहिए सभी कारक। अब नेक्स्ट देखें हम रासायनिक अपक्षय। चट्टानों का रासायनिक अपक्षय किस प्रकार से होता है? देखो बच्चों, ये बिल्कुल सरल टॉपिक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर याद हो जाएंगी। पूरे वीडियो को देखना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। देखो, रासायनिक अपक्षय क्या होता है? चट्टानों और खनिजों के मूल रूप में रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक अपक्षय। ठीक है, और रासायनिक अपक्षय जल की उपस्थिति में तेज गति से होता है। देखो, हमने भौतिक अपक्षय की बात की थी। भौतिक अपक्षय होता है तो रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, लेकिन रासायनिक अपक्षय होता है तो चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो सरल परिभाषा बताएं, हम सरल लैंग्वेज में बोलें तो चट्टानों और खनिजों में रासायनिक परिवर्तन के कारण नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। इसको ही बोलते हैं रासायनिक अपक्षय। अब रासायनिक अपक्षय कौन कौन से कारणों से होता है? पहला कारक देखेंगे हम, जल अपघटन। देखो बच्चों, खनिजों का संपर्क जब जल के साथ होता है तो जल में उपस्थित दो हाइड्रोजन आयन होते हैं, H+ आयन जो होते हैं, वो खनिज के धन आयनों के द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे खनिज का रासायनिक संगठन बदल जाता है और चट्टानें दुर्बल होकर टूटने लग जाती हैं। ठीक है, जल में हमें पता है दो तरह के आयन होते हैं। कौन कौन से? H+ और OH-। H+ यानी हाइड्रोजन आयन, OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन। जो H+ आयन हैं वो खनिज के धनायनों के साथ स्थानांतरित हो जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे। जैसे नीचे ये अभिक्रिया लिखी हुई है, समीकरण लिखी हुई है, इसमें KAlSi3O8 जिसको बोलते हैं ऑर्थोक्लेज प्लस HOH, किसका सूत्र है? जल का, HOH। तो इसमें क्या होता है? जल का H+ आयन ऑर्थोक्लेज के K+ आयन से स्थानांतरित हो जाता है। देखो, जल का H+ आयन आ गया कहाँ पर? K की जगह आ गया ना, और इसको बदल दिया किसमें? इसने HAlSi3O8, K की जगह H आ गया इसमें, प्लस KOH बन गया। क्लियर? तो इस तरह जल का H+ आयन धनायन को क्या कर रहा है? इसमें स्थानांतरित कर रहा है। इससे क्या हुआ? जो ऑर्थोक्लेज है वो किस में बदल गया? अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका में बदल गया। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे हम जल योजन। जल योजन क्या है? जल योजन का मतलब होता है जल का योग, जल का योग होना। तो खनिज के साथ जल का योग होना ही क्या कहलाता है? जल योजन। और जल योजन नमी के वातावरण में होता है। नमी होगी तो जल योजन होगा।
जो नमी वाले प्रदेश होते हैं वहाँ पर शुष्क प्रदेश की तुलना में जल योजन अधिक होता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है Fe2O3 प्लस H2O। Fe2O3 होता है हेमेटाइट, लाल रंग का होता है ये। इसमें जल का योग होता है तो बदल जाता है ये Fe2O3.3H2O में, और ये बदल गया पीले रंग के लिमोनाइट में। ठीक है, इसी तरह CaSO4, इसके साथ जल का योग होता है तो ये बदल जाता है CaSO4.2H2O में, जिप्सम में बदल जाता है। तो इस तरह जल का योग होने पर, जल योजन होने पर खनिज क्या हो गया, दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम विलयन। क्या? विलयन। देखो विलयन क्या होता है, जल के अंदर किसी पदार्थ को हम घोल देते हैं तो बन जाता है विलयन। ठीक है, जैसे जल के अंदर नमक घोल दिया तो बन गया विलयन, जल के अंदर चीनी घोल दी तो बन गया विलयन। लेकिन यहाँ वो विलयन नहीं है, यहाँ जल के अंदर घुल जाएंगी चट्टानें, खनिज पदार्थ किस में घुल जाएंगे, जल में। कैसे? देखो जल एक अच्छा विलायक होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल अगर घुल जाते हैं तो इसकी जो विलायक शक्ति है और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है फिर, ये पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन को अपने अंदर घोल लेता है, जिससे चट्टानें अपघटित हो जाती हैं। समझ गए? जैसे NaCl को जल में घोल लेता है, NaCl प्लस जल HOH, तो NaCl क्या करता है, जल में घुल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जल एक अच्छा विलायक है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल घुलने के पश्चात इसकी विलायक क्षमता और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे चट्टानों और खनिजों को अपने अंदर घोल लेता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का योग, पढ़ा है ना हमने, ऑक्सीजन का योग होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो खनिज के साथ ऑक्सीजन का योग हो जाता है। Fe, Mn यानी आयरन, मैग्नीज और सल्फाइड युक्त जो खनिज होते हैं उनका ऑक्सीकरण ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखेंगे। और नमी की उपस्थिति में ऑक्सीकरण ज़्यादा होता है, और ऑक्सीकरण होने के कारण चट्टानों का अपघटन और अधिक सरलता से हो जाता है। देखो यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है FeO प्लस O2, यानी FeO के साथ ऑक्सीजन का योग हो रहा है यहाँ पर, तो ये बदल रहा है Fe2O3 में। ठीक है, तो ऑक्सीकरण हो गया ना पर, FeO पर ऑक्सीजन का योग हो गया तो बदल गया Fe2O3, यानी यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। समझ गए ना? नेक्स्ट है अपचयन। अपचयन जो अभिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण के जस्ट अपोजिट होती है। हमने देखा ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, तो अपचयन में ऑक्सीजन क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, खनिज से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जैसे Fe2O3, यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया तो बदल गया ये FeO प्लस O2 में। ठीक, नेक्स्ट है कार्बोनीकरण। कार्बोनीकरण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्षार के साथ संयोग होना क्या कहलाता है, कार्बोनीकरण कहलाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, जो मृदा जीवांश पदार्थ होते हैं, मृदा में जो जीवांश पदार्थ हैं उनका अपघटन होता है तो प्राप्त होती है CO2, और यह CO2 जल के साथ संयोग करके बना लेती है कार्बोनिक अम्ल H2CO3। क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल। और यह कार्बोनिक अम्ल कैसा अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है, और यह दुर्बल अम्ल बनाता है कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट, जिसके कारण चट्टानों का अपघटन हो जाता है। समझ गए? तो कार्बोनीकरण क्या है, कार्बोनीकरण क्या है, CO2 का क्षार के साथ संयोग होना ही कार्बोनीकरण है। कैसे होता है, जल की CO2 से अभिक्रिया होती तो बनता है कार्बोनिक अम्ल, और कार्बोनिक अम्ल बना देता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, जिससे चट्टानें अपघटित हो जाती हैं। ये ध्यान रखेंगे आप।
ये सभी क्या थे? रासायनिक अपक्षय के प्रकार। क्या क्या देखा हमने? जल अपघटन, जल योजन और विलयन, ऑक्सीकरण, अपचयन और कार्बोनीकरण। समझ में आ गया होगा आपको? बिल्कुल सरल है, ध्यान से सुनोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय होता है मनुष्य के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जानवरों के द्वारा, पौधों के द्वारा। ठीक है, अब इसमें पहले देखते हैं मनुष्य व जानवर के द्वारा। देखो बच्चों, हमें पता है कि मनुष्य विभिन्न प्रकार की निर्माणकारी क्रियाएं करता है। जैसे रेल पटरियों का निर्माण करता है, सड़क का निर्माण करता है, बांध का निर्माण करता है, और इस निर्माण के दौरान वह चट्टानों को क्या करता है? तोड़ता है, चट्टानों को चूर्ण चूर्ण कर देता है। ठीक है ना। दूसरा, जो चिड़िया हैं, वो कीड़े मकोड़े हैं, आदि भी चट्टानों में क्या कर देते हैं? छेद कर देते हैं। चिड़िया, कीड़े मकोड़े चट्टानों में रहते हैं, चट्टानों में रहने के लिए या वहाँ से भोजन प्राप्त करने के लिए क्या कर देते हैं? उनमें छेद कर देते हैं, जिसके कारण भी चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर होकर के टूटने लग जाती हैं। ये चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। इसमें देखो, चट्टानों में छिद्र हो गए चिड़िया के द्वारा, छोटे कीड़े मकोड़ों के द्वारा। नेक्स्ट है पौधों का प्रभाव। चट्टानों पर जब पौधे उग जाते हैं तो इन पौधों की जड़ें चट्टानों में प्रवेश कर जाती हैं और जड़ों के द्वारा दाब लगाया जाता है, जिस दाब के कारण चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, चट्टानें विखंडित हो जाती हैं। इसके अलावा दरार में जहाँ जड़ उपस्थित है वहाँ कार्बोनिक अम्ल बन जाता है और ये कार्बोनिक अम्ल भी चट्टान को क्या कर देता है? कमज़ोर करके उसको तोड़ देता है, विखंडित कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा। सूक्ष्म जीवाणु जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, एक्टिनोमाइसिटीज है, ये जीवाणु होते हैं। ये चट्टानों और खनिजों से भोजन का संश्लेषण करने के लिए पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जिससे चट्टानें दुर्बल हो जाती हैं और दुर्बल होने के कारण टूट जाती हैं। इसके अलावा ये सूक्ष्म जीव पेड़ पौधों को गला करके क्या बनाते हैं? कार्बोनिक अम्ल बनाते हैं और CO2 गैस बनाते हैं, जिसके कारण भी चट्टानें कमज़ोर होकर के टूट जाती हैं, विखंडित हो जाती हैं। ठीक है। तो ये 3 कारक थे जिनके कारण जैविक अपक्षय होता है, मनुष्य व जानवर के द्वारा, पौधों के द्वारा और सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा। अब देखते हैं हम अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। देखो बच्चों, अपक्षय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसमें पहला देखते हैं हम जलवायवीय कारक। अगर नमी की कमी है, शुष्क अवस्थाएं हैं, तो भौतिक अपक्षय होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर नमी ज़्यादा है, नमी की दशा है, तो रासायनिक अपक्षय ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। शुष्क अवस्थाओं में भौतिक अपक्षय ज़्यादा होगा, नमी अगर है तो रासायनिक अपक्षय ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है रासायनिक और संरचनात्मक गुण। चट्टान और खनिज के जो रासायनिक और संरचनात्मक गुण है उस पर भी निर्भर करता है उसका अपक्षय। अपक्षय की दर उसके आकार, उसके रासायनिक एवं क्रिस्टलाभ गुणों पर निर्भर करती है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भौतिक गुण। चट्टानों के और खनिजों के जो भौतिक गुण हैं, जैसे खनिज का आकार, उसकी कठोरता, उसका सीमेंटीकरण, सीमेंटीकरण का मतलब उसमें जो बॉन्ड है, बंध है, वो कितने मजबूत हैं, इन पर भी डिपेंड करता है चट्टानों का अपक्षय। महीन आकार के खनिज का अपक्षय मोटे खनिज की तुलना में ज़्यादा होता है, यानी छोटे आकार के जो खनिज है उनका अपक्षय ज़्यादा होता है। ठीक है ना। और कठोर खनिज का अपक्षय भी कम होता है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे क्वार्जाइट है, ये कठोर होता है, इसका भौतिक अपक्षय बहुत धीमी गति से होता है और कम क्षेत्रफल होने के कारण इसका रासायनिक अपक्षय भी बहुत धीमी गति से होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये 3 कारक हैं जो चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करते हैं। ये 3 कारक हैं जो चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करते हैं। पहला जलवायवीय कारक, दूसरा रासायनिक और संरचनात्मक गुण और तीसरा भौतिक गुण। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज पढ़ाया गया है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे।